देख फोर्स के बारे में पढ़ने, देखो बेटा जो पहली बार पढ़ रहे थे देख लेना ध्यान से, फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। फोर्स सबसे, जो आज अपन कनेक्टेड मोशन तक पढ़ेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हो ध्यान से लिख लेना, दोबारा समझ लेना। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन जो होती है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है क्लास 9 से चली आती है बेचारी, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल जो है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है इसकी यूनिट के बारे में। फोर्स की यूनिट जो है ऐसा यूनिट है जो एमकेएस यूनिट है, न्यूटन। सीजीएस जो होती है वो कितनी होती है, 9। 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डाइन। ये न्यूटन की फोर्स की एमकेएस और सीजीएस होती है। इसके बाद फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, जो न्यूमेरिकल में काम में आती है अपने, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स देखो, एमकेएस में किलोग्राम फोर्स 1 kgf, और सीजीएस में ग्राम फोर्स जीएफ। 1 kgf जो होता है बेचारा 9.8 न्यूटन होता है। 1 kgf का मतलब होता है 1 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स, तो 1 किलोग्राम मास हो गया ना, जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 gf 980 डाइन, ठीक है, 1 gf इक्वल्स टू 980 डाइन। ऐसे 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट 980 डाइन, दो और होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो बेसिक चीज है फोर्स की डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल, यूनिट है एमकेएस में न्यूटन, सीजीएस में डाइन, और ग्रेविटेशनल यूनिट हो गई इसकी केजीएफ जीएफ। ये न्यूमेरिकल में काम में आए थे ना हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखो चलें आगे, मैं तो पीडीएफ भेज दूंगा ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है आपके पास कि जो लॉज हैं, न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है भाई कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। इनर्शिया का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, क्योंकि बच्चों को ये नहीं आता बाकी सब आ जाता है। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है बेटा, किसी भी सिस्टम पर लगने वाला अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो होता है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उनमें रिलेशन होता है। किसी भी सिस्टम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। भाई गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है, सिंपल सी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को जब तक एक्सेलरेट नहीं करोगे उसके बार बार वेलोसिटी में चेंज थोड़ी होगा, एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा ना, तभी तो बार बार गाड़ी का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये आपके पास F बराबर के dp बाई dt, तो अगर k की वैल्यू 1 है तो F बराबर क्या होगा, dp बाई dt। F बराबर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा, ये 9th में भी था शायद आपके, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, क्या होता है थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन्स का तो थर्ड लॉ होता है वो होता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। सबसे ज्यादा एक्चुअली पूरा चैप्टर जो है वो पूरा बेचारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके सेकंड लॉ, ठीक है, सबसे ज्यादा सेकंड लॉ के बारे में पूछा जाता है। सेकंड लॉ में आपको
ये क्लियर है? सेकंड लॉ में देख, एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। सबसे बड़ी आफत की जड़ है लीनियर मोमेंटम। उसने कहा भाई क्या भला होती है? दुनिया में कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट अगर वी वेलोसिटी चल रहा है तो उसके पास एक इंटरनल क्वांटिटी जिंदा है, वो लीनियर मोमेंटम। कैसे आती है भाई? आप मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ एक्टिवा पे घूम रहे हैं, ब्रेक लगाओगे तो एकदम से जो पीछे जो फ्रेंड बैठा है वो कहाँ जाएगा? आगे। इसकी वजह से, लीनियर मोमेंटम की वजह से। ट्रेन में से तो उतरता हुआ आदमी अगर ट्रेन की डायरेक्शन में उतरे तो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उतरा तो एक झटका लगे ना, अनबैलेंस बिगड़, तो ये सब इसका चमत्कार होता है। तो लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। linear momentum is the product of mass and velocity and the direction of linear momentum is the direction of velocity। जिस तरफ velocity की डायरेक्शन होती है उस तरफ ही linear momentum होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये किसकी? लीनियर मोमेंटम की है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाता है, एक वर्ड है, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या भला होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जब भी देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जब हम धक्का लगा रहे हो या कोई और वर्क, जैसे गाड़ी का इंजन, एक्सटर्नल फोर्स, हम किसी को पुश कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है? जो दिवाली के पटाखे चलाते क्या अपन, सूतली बम में आ गई, फूट गया, तो वहां कोई हम हाथ से फोड़ने थोड़ी गए थे, वो तो अपने आप फूट गया ना, है ना। तो इंटरनल फोर्स है वो। प्रेशर कुकर में आने वाली सीटी, वो गैस के मॉलिक्यूल जो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो आपसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, देखिए कहाँ पे कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को मारा, उसने दूसरी गोटी से टकराया तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। तो जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी काम करेगा ये। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ही काम करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P यानी कि कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। ये क्लियर है कहानी? अब देख बेटा, इसमें आपको क्या बताया जाता है, इसी के बेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट केस आपको बताए गए। देख, केस फर्स्ट, कि अगर ये रिकॉइलिंग ऑफ गन का केस है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। भाई आप बंदूक से गोली चलाई तो पीछे तो झटका लगता है ना, तो रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो दोनों के मोमेंटम को आपको इक्वल कराना है, ऐसे, ठीक है। केस टू, भाई मान लीजिए जो वो AK-47 बोल रहे हैं ना, लगातार गोलियां चल रही हैं, तो एवरेज फोर्स exerted, एवरेज फोर्स exerted बाय बुलेट्स, तो F बराबर mn v माइनस यू बाई टी। ये v माइनस यू बाई टी क्या होता है बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इस एक्सेलरेशन से एवरेज फोर्स निकल के आता है। केस थ्री, अब देख केस थ्री, केस थ्री, ये देखो ये वाला केस खूब आता है स्कूलों में, कि साहब एक m मास की बुलेट है, v वेलोसिटी है, थीटा एंगल पे टकरा है, टकरा के वापस गया माइनस mv से, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा? -2mv cos थीटा। उसने कहा भाई क्यों होगा, जबरदस्ती है क्या? देखो इधर ध्यान से, इस mv का जो एरो है ना, इसका देखो फटाफट से, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? mv cos थीटा अलोंग x एक्सिस। एरो के अकॉर्डिंग देखना, इसका जो एरो है इसका इस तरफ
कंपोनेंट क्या होगा, एम वी कॉस थीटा होगा ना भाई। ये एरो आ रहा है ऐसे, इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा होगा नहीं होगा। अपन ने बताया था जिसपे थीटा होता है वहां कॉस ही आता है हमेशा। और ऐसे इसका इधर कितना होगा, माइनस एम वी कॉस थीटा। और अब देख इन दोनों में चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एम वी कॉस थीटा। और तो ये हो जाएगा माइनस टू एम वी कॉस। माइनस साइन बता रहा है कि बॉल को आपने दीवार पे टप्पा दिया, बॉल वापस आपके पास आ गई। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए माइनस, जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ना माइनस तो आना ही है। दीवार थोड़ी टूटी आपके बॉल मारने से, तो दीवार ने आप वापस बॉल को फेंक दिया आपकी तरफ। ये केस 3 क्लियर है। अब देखो उसके बाद केस 4। केस 4, केस 4 में आपको बताया जाता है कि भाई मान लीजिए ये एल लेंथ का पाइप है, ये एल लेंथ का पाइप है, इसमें से पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये पानी से अपन दीवार पे ऐसे बौछार मारती सारे। लोगों को देखा होगा ना, सुबह सुबह पाइप लेकर हो जाते हैं अपने, बालकनी धोते हैं, कार धोते हैं, फलाना धोते हैं कचरा हटाने के लिए। तो ये पानी की बौछार से अपन अगर किसी डस्ट पर डालेंगे तो आगे खिसक जाएगी ना वो। तो फोर्स कितना लगेगा, dp बाई dt। और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। भाई एक बात सोचो, इस पाइप से जो पानी बह रहा है उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल सबकी वेलोसिटी तो सेम ही है ना, मास तो अलग अलग है, ठीक है। तो मास देखो बेटे, देखो dm बाई dt, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, होगा ना ये, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होगा ना। ये बात इसमें बताओ, डेंसिटी मास डेंसिटी जान दो, मास ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, तो रो ए वी और डी एल बाई डी टी। ये डेरिवेशन आता नहीं है तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करना होता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में दे रखा है ये फॉर्मुला, रो ए वी स्क्वायर, डी एल बाई डी टी वेलोसिटी होगी ना H2O मॉलिक्यूल की, तो रो ए वी स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, बी इज द वेलोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मुला काम में आता है। एक आपको बताया था कि एक ये होता है, मैंने कहा था सूत्री बम फूटने वाला क्वेश्चन आता है कि केस 5, मैंने कहा था ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, सूत्री बम है जो रेस्ट पे है, इसके 3 टुकड़े हो गए, काफी फेमस क्वेश्चन है। 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े तो 90 पे हैं, तो बोले तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी बताओ साहब। 90 ये फिक्स है, 45 क्योंकि बीच में से है, तो तीसरा टुकड़ा ये है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, हर स्कूल में आता है। 2 टुकड़े 90 पे, तीसरे की वेलोसिटी बतानी है। तो तीसरे का जो बता, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, m1 कॉस, इसका भी कॉस, तो m3v3 जो होगा वो होगा 2mv cos 45, ठीक है। तो आपको v3 निकालना होता है। इन दोनों का, ये दोनों के मास इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों का कॉस कंपोनेंट इस m3v3 को बैलेंस करता है, ठीक है। काफी वर्ल्ड फेमस है। एक आपके पास ये केस, ये भी आता है केस 6। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्ट, ये ऐसे आता है m1 मास है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है h1 हाइट से, टकरा के वापस ऊपर चलेगी साहब h2 हाइट पे, तो बोले चेंज इन मोमेंटम निकालो साहब। भाई u 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से, ये होता है ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh, तो u 0 है तो v क्या आ जाएगा, √2gh। ऐसे ये तो v1 है, ये से v2 आ जाएगा √2gh2, टकरा के वापस ऊपर जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम, तो v2 वेक्टर माइनस
V1 बैठता है, तो V2 है ऊपर की तरफ जाने वाला और V1 है नीचे की तरफ आने वाला। दोनों को ऐड करना है अपन को, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आप, बिना किसी कैलकुलेशन, सीधा ही। जब भी ऐसे बॉल टकराने वाला क्वेश्चन है सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। डेरिवेशन नहीं आती किसी की भी, सीधा न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल है, केस जितने भी सब पे न्यूमेरिकल आएंगे। और डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है, कुछ मत सोचना उस टाइम पे, सीधा फॉर्मूला उठाया लगाया, वैल्यू डालनी, कुछ नहीं करना, एज इट इज आते हैं, एज इट इज। ठीक है, अब देख नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एक आपके टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, सुनना ध्यान से, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। भाई मुझे बात बताओ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब आता है बताओ? दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब आता है? जब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी सिस्टम पर लगने वाले जितना भी नेट फोर्स है उनका सम जीरो आए, उनका सम। अब फोर्स हमेशा एक्स और वाई में लगे, इंक्लाइन भी लग सकता है। तो किसी भी सिस्टम पर लगने वाला जितना भी फोर्स है उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, कुछ भी हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस पे अपन क्वेश्चन पहले अपन करेंगे ना, इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आएगा। ये आज का मेन टॉपिक तो ये था वैसे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो, किसी भी सिस्टम पर लगना नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स मतलब आपको हर कंपोनेंट को निकालना है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। समझ क्या? अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, क्वेश्चन करें।